मणिनगर है देश का पहला योजनाबद्ध शहर जिसे बसाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन इस शहर की वो पुरानी पहचान अब बहुत पीछे छूट गई है। अब ये मोदी के नाम से मशहूर है। विकास और विकास की आस के बीच बसा एक ऐसा शहर जिसकी जमीन पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति में बरगद बने हैं। उनके नेतृत्व के कायल लोग यहाँ ढूंढने नहीं पड़ते। प्रधानमंत्री जी, देश कुछ चीजें जानना चाहता है। आप सिंघम बने हो ऐसा कहते हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि 8 साल में आप सिर्फ 2 बार सिंघम क्यों बने? सिर्फ 2 बार सिंघम बने। ऐसा ही सीएम चाहिए। अगर विकास हर रोज यहाँ पे और केंद्र में भी करना है तो इसी को बड़ा प्रधान बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी पूरा गुजरात में विकास કર્યો છે। पूरा गुजरात में अमदावाद में साबरमती ऊपर पुल, दरेक जगह पर पुल बनाई दीधा, फाटक ऊपर। नरेंद्र मोदी ने रोड भी पौड़ा કર્યા। यहाँ सड़कों पर विकास की चमचमाती हुई सूरत नजर आती है। फ्लाईओवरों का जाल है, बीआरटीएस परिवहन है और इस पर इतराते हुए लोग हैं। मणिनगर अहमदाबाद जिले की 21 विधानसभा सीटों में से एक है। उम्मीदवारों को बदलकर जीत का फॉर्मूला तलाशने वाले नरेंद्र मोदी अपनी सीट बदलने को तैयार नहीं है। तरक्की के दम पर वो तीसरी बार यहां से मैदान में है। मणिनगर में तरक्की के सवाल पूछे जाने पर 2 ही चीजों का जिक्र होता है। एक तो बीआरटी, दूसरा तमाम फ्लाईओवर्स जो शहर के अलग अलग हिस्सों में सामने आ रहे हैं। ये सच है कि बीआरटीएस ने मणिनगर के लोगों की जिंदगी आसान बना दी है। अकेले इस सस्ते, सुविधाजनक और शानदार परिवहन पर ही मोदी चुनाव जीत जाएं। यहाँ ट्रैवलिंग बहुत आसान हो गया है यहाँ पे बीआरटीएस की, क्योंकि लोगों को यहाँ बस स्टैंड पे धूप में खड़े रहने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ बीआरटीएस ही क्या 2 मिनट में आ जाती है। मोदी ही आना चाहिए, उन्होंने बहुत सारा किया हमारे लिए कितने साल में। महिलाओं के बीच मोदी जबरदस्त लोकप्रिय हैं। वोटरों में महिलाओं की तादाद 42% है। मोदी इस वोट के लिए निश्चिंत हैं। कहते हैं गुजरात की राजनीति का ये वो टकसाल है जहां पर नरेंद्र मोदी के नाम का सिक्का ढलता है और चलता है। यहाँ पर उनका विरोध सिर्फ एक टोकन भर का विरोध रह जाता है। लेकिन क्या ये सच है? मणिनगर से सुरक्षित सीट मोदी के लिए कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। 1990 से ये सीट लगातार बीजेपी के पास है और मोदी लगातार तीसरी बार यहाँ से मैदान में है। परिसीमन के बाद ये सीट मोदी के लिए और महफूज हो गई है। अल्पसंख्यकों की तादाद सिर्फ 22,000 बची है। खुशहाली का रंगीनियों से बहुत करीब का रिश्ता होता है। मणिनगर में मॉकटेल के ऐसे ऐसे ठिकाने खुल गए हैं कि बड़े बड़े शहर टक्कर न दे पाए। मणिनगर का एक हिस्सा ये भी है। हमने तमाम हिस्से आपको दिखाए हैं। युवा शक्ति की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, उसमें कितना दम है। 22 साल का गौरांग गौर कारोबारी है। वो कहता है ये मोदी का कमाल है। नैनो प्लांट लाए, अभी हाल ही में फियाट का आ रहा है, वैसे कभी सारे यहाँ पे प्लांट आ रहे हैं। कारोबारियों और पढ़े लिखे नौजवानों पर मोदी का असर साफ देखा जा सकता है। कांग्रेस उन्हें अपनी तरफ मोड़ने में नाकाम रही है। आखिरी बार मणिनगर से कांग्रेस ने 1985 में जीत दर्ज की थी। मणिनगर में मोदी के विरोध में खुलेआम बोलने वाले लोग कम ही मिलते हैं। कारण पूछने पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये किसी जोखिम से कम नहीं है। जितने भी संगठन में हैं, वो अंदर से कितने उनके साथ जुड़े हैं वो खुद भी जानते होंगे, क्योंकि हर कोई डरता है अगर आज बोलेंगे तो कल अपनी इस पार्टी से निकल जाएंगे, ये पोस्ट पे नहीं रह जा पाएंगे। यानी वो जो भी पा रहे हैं अभी, वो एक डर का प्रेम पा रहे हैं। रियलिटी वो खुद भी एनालाइज कर ले। सड़कों से गुजरते हुए मणिनगर मोदी की तरक्की का तिलिस्म नजर आता है, दमकता हुआ, चमकता हुआ। लेकिन रेलवे लाइन इस तरक्की की लक्ष्मण रेखा है। रेलवे ट्रैक के उस पार जाइए तो तमाम लोग आपको मोदी के जयनारे लगाते हुए सिख जाएंगे। लेकिन रेलवे ट्रैक के इस हिस्से में आइए तो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों की पूरी कॉलोनी बसी हुई है और सबकी बस शिकायतें हैं और सपने हर रोज यहाँ पर टूटते हैं। खाली नरेंद्र मोदी को वोट लेने का शौक है और कोई चीज में हमारे कोई भी साथ सपोर्ट नहीं है हमारे पास। आपको पता है ये नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र है?
हाँ है, पर हमको कोई सुविधा हमको नहीं कर रहे हैं। इस मणिनगर की तस्वीरें मोदी के सिक्के की सियासत पर फिदा नजर नहीं आती। यहाँ लोग कहते हैं कि वो तो वोट की धाराओं में लगे एक फटे हुए जाल की तरह है, जिसमें विकास की मछली नहीं फंसती। यहाँ कांग्रेस मुफ्त में घर का वादा करके आगे बढ़ना चाहती है। जिस मणिनगर में मोदी के नाम का सिक्का ढलता है और चलता है, उसी मणिनगर में इन लोगों की आज अगर ये हालत है, तो क्या नरेंद्र मोदी इस तरफ देखने तक को तैयार नहीं है? जिंदगी के लिए जूझते हुए लोगों की इस बस्ती से कुछ ही किलोमीटर दूर एक स्विट्जरलैंड बसता है। ये साबरमती नदी का किनारा है, अहमदाबाद की शान और मोदी के शहरी विकास का नायाब नमूना। मेरे एरिया में तो काफी अच्छा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड्स अच्छे हैं। सच है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में इतना सारा डेवलपमेंट किया है, जो अहमदाबाद को मेगा सिटी बनाने के लिए बहुत सारा विकास हुआ है नरेंद्र मोदी के हिसाब से। साबरमती सिर्फ एक नदी नहीं है, ये सियासत की डगमगाती यात्रा की गवाही है। कैसे गांधी का गुजरात नरेंद्र मोदी का गुजरात बन गया, और साबरमती की लहरें ये सोचती हैं कि ये एक बदलाव है या फिर सिर्फ एक पड़ाव, क्योंकि अगर ये पड़ाव है तो फिर आगे की राह क्या होगी, मंजिल क्या होगा। लहरों के बीच अटखेलियां करते स्टीमर, हमजोलियों के साथ एकांत के पल गुजारते लोग, शानदार नजारों के बीच सूरज साबरमती में डूबता जा रहा है। तरक्की की जिल्द हटाकर देखिए तो विकास की किताब के अनदेखे अध्याय खुलते चले जाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि दूध का डेनमार्क कहे जाने वाले गुजरात में महिलाओं की सेहत लगातार गिरी है। आपने वो गुजरात तो देखा है जो नरेंद्र मोदी दिखाते हैं, आपने वो गुजरात भी देखा है जो अमिताभ बच्चन दिखाते हैं, सरकारी विज्ञापन दिखाते हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे वो गुजरात जिसमें 55% अनीमिक महिलाएं रहती हैं। हम आपको दिखाएंगे 23% कुपोषित बच्चों का गुजरात। हम आपको दिखाएंगे अभावों की जिंदगी का भी एक गुजरात, और सवाल यही पूछेंगे कि आखिर इस अभाव के लिए, इस कुपोषण के लिए, इस अनीमिया के लिए कौन है जिम्मेदार। जिस गुजरात ने देश को दूध का असल स्वाद चखाया, उस गुजरात में महिलाओं को दूध नहीं मिल रहा तो मोदी ने इसे फिगर और फैशन से जोड़ दिया था। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? खाना नहीं मिलता है तो हम दूध कहाँ से पिएंगे, हमारे को सर्वस्व नहीं है, कुछ है नहीं। दंगों के सवाल पर तो समझ में आता है, नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध ली, माफी मांगने से इनकार कर दिया, उनकी राजनीतिक मजबूरियां होंगी। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि उनके राज्य में 55% महिलाएं आखिर एनीमिक क्यों है, 23% बच्चे कुपोषित हैं, तब उन्होंने मौन साध कर ये कह दिया कि लड़कियां फैशन की वजह से दूध नहीं पीती हैं। देश यही समझता है कि दूध का मतलब गुजरात होता है, और ये सच भी है। लेकिन औरतों के खून पसीने से तैयार हुई श्वेत क्रांति की सबसे गौरवशाली प्रयोगशाला से आधी आबादी को क्या वाकई कुछ हासिल हुआ है? एक टाइम का खाना भी तो नसीब में नहीं होता है, तो फैशन और एक दूध, एक फल, ये सब क्या खा सकते हैं हम लोग। गुजरात अगर एक दिन के लिए दूध रोक दे तो देश में शायद आपको अपने घर में सुबह और शाम की चाय की चुस्की तक मयसर न हो। गुजरात से देश भर के 35% दूध की सप्लाई होती है। अब सवाल ये है कि उसी गुजरात की औरतों के बारे में जब एनएफएचएस की रिपोर्ट ने ये कह दिया कि उनकी तन की हालत तरक्की की तस्वीर से मेल नहीं खाती है, तो नरेंद्र मोदी को गुस्सा आ गया। कीमत बढ़ रही है, उसकी वजह से गरीब लोग वो दूध नहीं ले पा रहे हैं। सरकार में वो बोल रहे हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटा रहे हैं कि गरीबों को हटा रहे हैं। ये आंकड़े बहुत बुरी चीज होते हैं, कालीन के नीचे के कतरनों को भी उधेड़ कर रख देते हैं, और यही आंकड़े बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के गुजरात में औरतों की हालत उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की औरतों से भी बदतर है। लाखों करोड़ों के निवेश, शानदार इमारतों की कारीगरी और आंकड़ों की बाजीगरी के आरोपों के बीच भी एक गुजरात धड़कता है। हाशिए पर पड़ी औरतों का गुजरात। घूंघट की ओर में ये तमाम महिलाएं ये सवाल पूछ रही हैं कि नरेंद्र मोदी के गुजरात में उनका खून पानी कैसे हो गया। 6 करोड़ गुजरातियों का घुला मिला ये हिस्सा भी
गुजरात है अभावों का गुजरात, संघर्षों का गुजरात, दबा हुआ गुजरात, दर्द में डूबा गुजरात। तरक्की और तरक्की के अफसानों के बीच क्या गुजरात की महिलाएं कहीं गुम हो गई हैं? अपने लहू और अपने लगन से गुजरात को गढ़ने वाली ये महिलाएं क्या विकास की इस पूरी कहानी में बहुत पीछे छूट गई है? ये सिर्फ अधूरा सच है। पूरा सच तो ये है कि चमचमाती हुई सड़कें और फैक्ट्रियों से उठते हुए धुएं के बीच बड़ा सवाल ये है कि मोदी राज में इन औरतों की सेहत बिगड़ती ही चली गई है। उनको जैसा भी ठीक लगा वहीं पे जाके उन्होंने विकास किया, लेकिन हमारी हालत तो यहाँ पे ऐसे ही है। तो हम ये कहते हैं कि विकास यहाँ करे तो हम देखें और कहे कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने ये किया वो किया। मैं बोलती हूँ कहा किसका विकास हुआ? 5 उद्योगपति के सिवाय किसी का विकास हुआ है? ये सच हो या फसाना, लेकिन सवाल तो है और सवाल गंभीर है। नरेंद्र मोदी के गुजरात में 55% महिलाएं अनीमिक है, 23% बच्चे कुपोषित हैं। और नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि बच्चियां एक गिलास दूध इसलिए नहीं पीती क्योंकि उन्हें फैशन का, मोटापे का ख्याल है। ये अभावों की जिंदगी का मजाक है। इस घर में जब हमने पूछा तो एक गिलास दूध नहीं था बच्ची के लिए, पड़ोस के घर से हमने इंतजाम किया। सवाल ये है कि जिस गुजरात ने इस देश को श्वेत क्रांति दी थी, उस गुजरात की ऐसी हालत आखिर क्यों हो गई? वंदन अभिनंदन, वंदन अभिनंदन, वंदन अभिनंदन। एक मुहावरा हम सभी सुनते आए हैं, टोपी उछालना। दुनिया ने देखा सद्भावना दिवस के दिन कैसे मंच पर टोपी उछाली गई। पगड़ी वाले नरेंद्र मोदी की सियासत पर टोपी भारी पड़ी। उसके दिल में मैं सूफी संत या धर्म होता तो टोपी पहन लेता। टोपी का मुद्दा इतना सब उछाल उछाल के कोई फायदा नहीं है, मगर तू पूछते मुझे बोलना पड़ेगा कि टोपी उसने पहनी होती तो मुझे मुसलमान ना समझता, गुजराती समझता। टोपी और पगड़ी के इस पेचो खम में उलझ गई है गुजरात की पॉलिटिक्स। अहमदाबाद की 2 लोकसभा सीटों के दायरे में विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। इन 21 में से 4 सीटों पर 13 दिसंबर और 17 सीटों पर 17 दिसंबर को वोटिंग होनी है। मतदाताओं में 10% दलित, 14% पटेल और 11.5% मुसलमान हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 8% आबादी भी मोदी से नाराज है। ऐसे में अगर मुकाबला कांटे का हुआ तो मोदी के लिए टोपी से बैर भारी पड़ सकता है। कितनी खूबसूरत है ये टोपियां। पोप से लेकर पंडित तक इसे अपने सिर पर सजाते रहे हैं, लेकिन यही टोपियां नरेंद्र मोदी के लिए टोटका बन गई थी। वो बिदक गए थे, वो भी तब जब सूबे में सद्भावना जगाने के लिए वो उपवास पर बैठे हुए थे। आज टोपियों के इस मेले में हम निकले हैं ये जानने के लिए कि आखिर नरेंद्र मोदी होने का मतलब क्या है। वो तो हमारे दिल में दुख तो हुआ था कि उसने सबके ने तोहफे कबूल करे और हमारा तो जो तोहफा था वो कबूल नहीं करा। गुजरात की राजनीति के धार्मिक ध्रुवीकरण के एक दशक में ये टोपियां इबादत से ज्यादा सियासत का सबब बन गई हैं। वो वैसे सद्भाव नहीं था, एक उपहास था, और उसके मन में क्या है उसकी प्रतीति वो करवाते हैं। अहमदाबाद जिले में अल्पसंख्यकों के वोट इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि परिसीमन के बाद यहाँ 7 नई सीटें जुड़ गई हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अल्पसंख्यक वोटों की फिक्र सता रही है। इस आबादी को समझे बगैर न गुजरात को समझा जा सकता है, न राष्ट्रीय राजनीति में मोदी की सीमाओं को। गुजरात की राजनीति टोपी और टीके की राजनीति के बीच में उलझ कर रह गई है। कोई टोपी की राजनीति करता है, कोई टीके की। इन टोपियों के रंग में गुजरात की राजनीति की रंगत दिखाई देती है। आजादी के बाद सिंध और मुल्तान से उजड़कर आई एक बड़ी आबादी ने गुजरात को अपना घर बनाया था, इसलिए टोपी का नजराना ठुकराने की टीस वो भूल नहीं पाए हैं। हाँ, वो जरा ठेस लगी, हमारा तोहफा कबूल नहीं करा इसलिए। इस नाराजगी में सियासत के गंभीर संकेत छिपे हैं। शुरू में ये संकेत नरेंद्र मोदी को अपनी राजनीति के लिए मजेदार लगते थे, लेकिन अब वो मझधार बन गए हैं।
नहीं, फिर भी थोड़ी देर के लिए पहननी चाहिए थे, भले फिर उतार देते वो कोई बात नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए पहनने हमारा दिल रह जाता उनका। जिस टोपी को माथे पर सजाने से नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया था, वही टोपी अब उनकी राजनीति का सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है। हो सकता है गुजरात की सत्ता में वो तीसरी बार भी काबिज हो जाए, लेकिन इस टोपी की अहमियत को समझे बिना दिल्ली का तख्त उनके लिए सपना ही रहेगा। गुजरात में इन टोपियों को सिर पर सजाते ही आदमी वोट में बदल जाता है। इस वोट की चोट मोदी के सपने को चटका सकती है, लेकिन इतिहास के उस अंधे मोड़ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं अब टोपियां। अहमदाबाद और टोपियों का पुराना रिश्ता है। 600 साल पहले जब सुल्तान अहमद शाह ने इस शहर को बसाया था, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो 5 वक्त के नमाजी तो थे ही, साथ ही बगैर टोपी उन्हें कभी किसी ने देखा ही नहीं था। लेकिन इन 600 सालों में सब कुछ बदल गया है। यहाँ की राजनीति बदल गई है, तो राजनेताओं का रंग भी बदल गया है। वरना इबादत की ये टोपियां सियासत की टोपियां कभी नहीं बनती। नरेंद्र मोदी भले ही तीसरी बार भी गुजरात का मैदान मार ले जाएं, लेकिन वहां से आगे बढ़ने का रास्ता इन गलियों का विश्वास हासिल किए बगैर वो नहीं तय कर सकते। ये टोपियां सवाल करती हैं इस देश की सियासत से, सत्ता से और संविधान से कि तरक्की की राजनीति में इन टोपियों का तिकड़म की तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है। ये सवाल वाजिब भी है और मौजून भी, क्योंकि इस मौका परस्ती की कीमत ना मोदी को अदा करनी है, ना मौलानाओं को। इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी।